most investors spend 90% of their time asking one question: which stock should I buy the next? Which mutual fund should I invest now? मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जितने भी लोगों को मिलता हूँ, सबसे पहले यही पूछते हैं, जयेश भाई अब क्या लग रहा है मार्केट में, नया नया क्या है, नए स्टॉक में, कौन से नए स्टॉक में पैसा लगा है, नए फंड में क्या है, कहाँ पैसा लगा है. बट no one asks the real question, and that is where the real wealth is actually. How should my portfolio look like? And that is the real question. In today's video, I will share exact framework which I use for my clients while creating portfolio. And if you are in your late 20s, early 30s, stay with me till the end and I'll give you one portfolio strategy for your purpose, and you can copy exactly the same strategy and replicate it and invest accordingly. पर पहले ये समझते हैं कि पोर्टफोलियोज फेल क्यों होते हैं. मतलब लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं बट रिटर्न इतना वैसे चाहिए वैसे बनता क्यों नहीं, पहले ये समझ लेते हैं. रिटर्न इसलिए नहीं बनता है या पोर्टफोलियो इसलिए फेल होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर ने सही स्टॉक्स पिक नहीं किए. वो इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है. मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ माय क्लाइंट्स 56 इन एज वाज अबाउट टू रिटायर. उनका मैंने पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग करना था. सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज इन्वेस्टमेंट्स एंड द गुड थिंग, ही वाज इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द बैड थिंग, द रिटर्न वर अराउंड 11%. नाउ द प्रॉब्लम इज, उनको रियलाइज नहीं वो रिटर्न 11% था क्योंकि रिटर्न कैलकुलेशन सही नहीं था. इग्नोर दैट पार्ट. But he invested in around 110 companies. Now, despite investing in 110 companies on a regular basis for a long period of time, the returns were 11%. अब प्रॉब्लम क्या था? ऐसे नहीं था कि उनके पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज नहीं थे. Let me be very honest, he had very good companies. He had rather companies which had become 5x, 10x of what he had invested. मतलब उन्होंने 700 रुपये में जो कंपनी ली थी वो 5-5 हज़ार जाके टच करके आई थी. तो ऐसे नहीं था कि उन्होंने अच्छे कंपनीज नहीं लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज थे. प्रॉब्लम क्या था कि उनके पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक के लिए कोई साइजिंग नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था. फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी ली जो 10x हो जाए और उसका मैं एक ही शेयर लूँ, पर मैं एक ऐसी कंपनी लूँ जिसका वैल्यू 90% से गिर जाए पर वो मेरे पास 5 शेयर है. तो आप समझ रहे हो द साइजिंग, जो डिसिप्लिन होना चाहिए कि बाबा किसी भी कंपनी में मैं एक लिमिट के आगे नहीं इन्वेस्ट करूँगा, वो नहीं था. सो हिज पोर्टफोलियो डिड नॉट हैव अ स्टेबिलिटी लेयर. मतलब ऐसे कोई स्टॉक्स या ऐसे कोई फंडिंग या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था कि जहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिले, और ना कोई डिसिप्लिन था उनके इन्वेस्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ साइजिंग कि कितना एक्सपोजर एक पर्टिकुलर कंपनी को देना है. लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ है. सो इफ आई डिसाइड दैट 5% इज द मैक्सिमम विच आई विल एक्सपोज टू वन पर्टिकुलर कंपनी, ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं था. इसीलिए आपके पास कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कुछ भी हो, it can still destroy your wealth or it can not help you create a lot of wealth. So these are the reasons why portfolios fail. Building wealth is not about finding winners, it is about controlling your risk. Now, how to create a portfolio? I believe in having 3 layers for a portfolio. ठीक है. The first layer is the stability layer. इसका मतलब क्या है? आप आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा ऐसे एसेट क्लास में रखो जिसमें आपको स्टेबिलिटी रहे. फॉर एग्जांपल, आपका पैसा लिक्विड फंड्स में रह सकता है, डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रह सकता है, आर्बिट्रेज फंड्स में रह सकता है. फॉर दैट मैटर, आपका पैसा एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी रह सकता है या फिक्स डिपॉजिट में भी रह सकता है. देन आप बोलोगे यार इस पे तो रिटर्न ही नहीं आता है. एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर रिटर्न. योर पोर्टफोलियो फ्रॉम लेट्स से अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पास अभी है, आउट ऑफ दैट 10 to 20,000 which is 10 to 20% should be in this asset classes. Again, 10 to 20% will depend upon person, situation, his risk appetite. I'm just giving you broad ranges. Okay, so 10 to 20% should be in this particular layer. और ये क्यों होता है? I'll give you a very simple example. कोविड के टाइम पे फरवरी और मार्च में मार्केट 50% डाउन था. ठीक है, निफ्टी 7,500 के आसपास आ चुका था. ठीक है, अगर सोचो आपके पास आपका पूरा पैसा उस टाइम पे उस मार्केट में अटका हुआ रहता था, तो आप एक तो पैनिक होते थे, भागने का सोचते थे कि निकल जाते हो, दिस इज वेरी स्कैरी.
But imagine if you had this 10-20,000 with you, which is 10-20% of 1 lakh. अगर आपके पास वो रहता था, what would have you done? वो पैसा वहाँ से निकाल के ऐसे टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी में आपको लगाने मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप पैनिक नहीं होते थे, आप निकलते नहीं थे, आप छोड़ते नहीं थे। सो आपका कंपाउंडिंग भी तभी वर्क करेगा जब आप टेबल को नहीं छोड़ोगे। सो इफ यू आर देयर इन द गेम, इफ यू आर एट द टेबल, द कंपाउंडिंग विल वर्क फॉर यू। सो दैट्स व्हाई 10-20% शुड गो इनटू स्टेबिलिटी लेयर। नेक्स्ट, द कोर लेयर। इसमें क्या होता है, आपका मेजर 65-80% आपका जो पैसा है आप वैसे इसमें लगाओ, वैसे स्टॉक्स में या वैसे फंड्स में लगाओ जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे इंडेक्स फंड्स हो गया, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दो। फिर आप अच्छे क्वालिटी के फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगा दो, ठीक है। आप लार्ज कैप फंड्स में लगाओ। लार्ज कैप फंड्स यू कैन अवॉइड ऑफ कोर्स, बिकॉज large cap fund or index funds, the returns are almost similar. So you can invest in this kind of funds and this will give you good consistent returns over a period of time. मैं मानता हूँ आपको लगता रहेगा ये क्या बोरिंग बोल रहा है या ये कैसा है, but let me tell you, this has been proven with my clients. You can read whatever you want to, but this works big time. So यहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएट होगा, आपका जो रिटर्न चाहिए, आपका जो कंपाउंडिंग होना चाहिए वो यहाँ पे क्रिएट होगा। सो दिस इज योर कोर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मतलब लेट्स टॉक इन स्टॉक्स टर्म्स, आपको लेना है तो आप रिलायंस, HDFC बैंक लो। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि मैं मेरा सारा पैसे येस बैंक या फिर आइडिया में लगाओ, नहीं। योर मनी ओवर हियर शुड गो टू टॉप क्वालिटी स्टॉक्स which have a proven record, which have good management, which have all good correct aspects. Similar goes for funds. टॉप फंड्स में जाना, इंडेक्स फंड में जाने दो, बहुत कॉस्ट कम रहता है। आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, आप टॉप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाओ, तो ये पैसा यहाँ पर ही रहना चाहिए। नाउ यू विल से दैट दिस इज सो मच बोरिंग, बट नाउ लेट अस ऐड द स्पाइस। मसाला इधर है। द थर्ड लेयर इज द सैटेलाइट लेयर, विच आई कॉल इट। यहाँ पे आप स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। 10-15% आप यहाँ पे चाहिए वो रिस्क लो, ऑफकोर्स हाई कन्विक्शन रिस्क, यहाँ पे वो रिस्क लो, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स करो। एंड बहुत बार क्या होता है, लोग 70% इसमें इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे 10-15% ही होना चाहिए। लोग यूजुअली क्या करते हैं, 70% ऐसे पोर्टफोलियो में रखते हैं, 10% कोर में रखते हैं। एंड जब उनका पोर्टफोलियो अनस्टेबल होता है तो पूछते हैं वाई द पोर्टफोलियो इज लुकिंग सो मच वॉलेटाइल, रिटर्न इतने प्लस माइनस क्यों है। Problem is the portfolio was built on excitement and not structure. So 10-15% stable layer, okay, 65-80% core layer and the remaining 10-15% satellite layer. अगर आप इतना भी कर लो, you will beat 90% of investors in India, rather world. Your returns will be higher than those 90% of investors. इससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट, इट इज अबाउट बीइंग द मोस्ट स्टेबल। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को मार्केट को अगले 2-4 साल में बीट करना है, नहीं, आपको मार्केट को लंबा पूरा डेकेड, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आप बने रहोगे, ऑटोमेटिकली ये फ्रेमवर्क इंश्योर करेगा कि आपका कंपाउंडिंग वर्क होते रहे। सो फोकस ऑन दिस फ्रेमवर्क एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। नाउ फॉर इन्वेस्टर्स हु आर इन द लेट 20s, अर्ली 30s, अगर आपका पीरियड 7 साल प्लस या 10 साल का पीरियड है इन्वेस्टमेंट या उसके बियॉन्ड, तो आप ये पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। 10% आई विल से लिक्विड फंड्स, नॉट लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स कंपल्सरी, कुड बी गिल्ड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, could be arbitrage funds, could be normal liquid funds, but 10% should be in debt component of your portfolio. Okay, 40% goes to index funds, जैसे आप UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, HDFC का इंडेक्स फंड ले लो। The 25% should go to top quality flexi cap funds, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, GM फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, हिलियोस फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, तो 25% वहाँ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 75%। 5% आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए देख सकते हो, जैसे ETF विच इन्वेस्ट इन US और US एंड चाइना। 15% गो फॉर मिड कैप फंड्स, कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड, SBI का मिड कैप फंड, बहुत सारे HDFC का मिड कैप फंड है। एंड द रिमेनिंग 5% गो फॉर गोल्ड और कमोडिटीज। ओके, सो दैट 5% शुड गो टू कमोडिटीज। गोल्ड फंड ले लो या सिल्वर फंड ले लो, आपको जैसे ठीक लगे वैसा। ETFs भी ले सकते हो। सो ये आपका 100% हो गया। आपका अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल के ऊपर का है, आप और अगर आप अग्रेसिव हो नेचर में,
तो ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो एंड दिस विल गिव यू good results. This will give you good returns. So I hope it works and I hope it helps. And if anyone has any doubts, just put it in comments. We can discuss. You can reach out to me via my website. Link is in the description. And I post videos on every Tuesday. And I see you. I hope you liked it. It was informational. And see you next Tuesday. Thank you.